मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है जिंदगी का सीसॉ। भास्कर ने चैन की सांस ली। बहुत अच्छा महसूस करने लगा था। साल भर से वह परेशान था। वह दो पार्टों के बीच पिसता जा रहा था। एक पार्ट थी माँ और दूसरा थी पत्नी। भास्कर इकोनॉमिक्स में एमबीए था और एक एमएनसी में सीनियर एनालिस्ट की जॉब पर था। वह अल्मोड़ा का निवासी था, पर उसकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुई थी। अब यहीं के ब्रांच में उसे नौकरी मिल गई। पिता का देहांत बचपन में हो गया था। माँ अभी भी पहाड़िन की बेटी थी। पति की अकाल मौत के बाद वह इकलौते बेटे को लेकर इलाहाबाद चली आई। उसने एक स्कूल में नर्सरी में आया का काम कर बेटे को उच्च शिक्षा दिलाई। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटे को नौकरी भी मिल गई। 2 साल पहले एक सुंदर लड़की देखकर माँ ने उसकी शादी भी कर दी। पत्नी का नाम वसुधा था। उसके पिता सचिवालय में विभागाध्यक्ष थे। वसुधा हर दृष्टि से सुंदर थी। उसने हिंदी में प्रथम श्रेणी में एमए किया था। गृह कार्य में वह अधिक कुशल नहीं थी। पहाड़ी रीति रिवाज, खान पान, भाषा आदि से भी वह अपरिचित थी, क्योंकि उसके पूर्वज 3 पीढ़ी पहले लखनऊ आ बसे थे। अब तो वे पहाड़ों पर सैलानियों की भांति ही जाते थे। शादी के बाद वसुधा का 1 साल आनंद से बीता। वह कभी इलाहाबाद में रहती, कभी अपनी माँ के पास लखनऊ चली जाती। सास बहू दोनों ही एक दूसरे को तौल रही थीं। आपस में तालमेल बैठाने का प्रयत्न कर रही थीं। साल भर बाद जब जम कर रहने का अवसर आया तो दोनों एक दूसरे की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। माँ का पहले से भास्कर पर पूरा अधिकार था। 7 फेरे पड़ते ही जैसे किसी ने उसके अधिकार को चुनौती दे दी थी। उसे लगता जैसे बेटे पर उसकी पकड़ ढीली होती जा रही है। वह उसके हाथ से निकलता जा रहा है। उसकी ओर कम ध्यान देता है, उसकी कम सेवा करता है, फिजूल खर्ची अधिक करता है और देर रात तक जाग जाग कर अपना स्वास्थ्य चौपट कर रहा है। माँ को रात बहुत देर से और बहुत कम नींद आती। पास के कमरे से भास्कर और वसुधा की गुटर गूं देर रात सुनाई पड़ती रहती। माँ करवटें बदलती रहती और गठिया के दर्द को सहती रहती। माँ ने सोचा था कि बहू के आ जाने पर वह पलंग पर बैठी राज करेगी। उधर वसुधा की सबसे बड़ी कसक यह थी कि भास्कर उसे कहीं हनीमून के लिए नहीं ले गया था। शादी जिंदगी में एक ही बार तो होती है। भास्कर उसे माँ के कारण ही हनीमून के लिए नहीं ले गया था। कहता रहा, माँ अकेली कैसे रहेगी। वसुधा सोचती, माँ कोई बच्चा है कि उसे बंदर उठा ले जाएगा। पति न हुआ दूध पीता बच्चा हो गया, जो हर समय मिमियाता रहता है, हर समय माँ का ही गुणगान करता रहता है। माँ की सेवा, माँ का त्याग, माँ का परिश्रम। कौन माँ अपने बच्चे के लिए यह सब नहीं करती। पशु पक्षी भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। माँ को जब देखो तब पहाड़ी गांव वाले व्यंजनों की रट लगी रहती है। उसने कई बार कहा है कि वह बनाना नहीं जानती, न ही उसे पसंद है, पर वह उन्हीं के गुणगान करती रहती है। लखनऊ में तो वसुधा रोज शाम को घूमने निकल जाती थी, सहेलियों के साथ या भाइयों के साथ। यहाँ शाम को बोर होती। कितने कितने दिन हो जाते फिल्म देखे, शॉपिंग किए, घूमने गए। क्यों? कारण वही, माँ का पुछल्ला। माँ बोर न हो, पत्नी भले ही बोर होती रहे। टीवी या मोबाइल पर आखिर कितना कुछ क्या देखा जाए। हाथ पैर मारने के बाद वसुधा को एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी भी मिल गई। माँ चाहती कि बेटा दिन भर का थका हारा आता है, घर पर आराम करे। पत्नी जानती थी कि दफ्तर में कोई चक्की तो पीसता नहीं है। माँ का मन करता है कि वह भी उन लोगों के साथ जाए, कोई जान पहचान का मिले तो उसे बता सके कि यह मेरा बेटा भास्कर है और यह उसकी बहू। पर सिनेमा हॉल में 3 घंटे बैठे रहना उसके बस का नहीं। बिना ऑटो के 2 कदम भी चलना उसके लिए कठिन है। फिर ऑटो में 2 व्यक्ति बैठते हैं, 3 नहीं। तीनों को जाना होता तो टैक्सी करनी पड़ती। शॉपिंग में माँ की पसंद आधुनिकताओं के लिए कोई अर्थ नहीं रखती।
क्षीण दृष्टि होने के कारण वैसे भी वह ठीक ढंग से डिज़ाइन नहीं आंक पाती थी और आजकल जो भी मॉल थे उनमें चलना बहुत पड़ता था। घूम भी वह ज़्यादा नहीं पाती थी, पर अकेला घर उसे काटने को दौड़ता। उसका जी घबराने लगता। कभी कोई पड़ोसिन आ जाती तो वह बेटे बहू के प्रति अपनी उदासीनता की चर्चा करने लगती। पड़ोसिनें भी इक्का दुक्का ही थीं, क्योंकि उनके आसपास जनरल कास्ट भी ज़्यादा थे जो उनसे बात करने में कतराते थे, क्योंकि वे पिछड़ी जाति से थे। वसुधा के बारे में वह भास्कर से भी चोरी छिपे कहती। सलोनी सूरत पर रीझ जाने के अपने निर्णय पर मलाल करती। बहू के आलसी होने, गृह कार्य में कुशल न होने, सेवा न करने आदि की बात कहती। पुराने जमाने की आप बीती कहती रहती। भास्कर हाँ हूँ करता रहता। क्या कहता? उसे तो अपने प्रति समर्पण में वसुधा में कहीं कमी नहीं दिखाई देती थी, पर वह अशिक्षित सी माँ की आंखों पर लगा एक पीढ़ी पुराना चश्मा कैसे उतार फेंकता, माँ के संस्कारों को कैसे पलटता। जिस माँ का समूचा स्नेह उसी को मिला हो, उसे कैसे समझाता। माँ और वसुधा दोनों ही भास्कर के दफ्तर से लौटने की प्रतीक्षा करती। वसुधा भी स्कूल से 2 बजे तक आ जाती थी। उसका भी समय काटे नहीं कटता था। यदि भास्कर माँ के पास बैठ जाता तो वसुधा के बढ़े रक्तचाप का ज्ञान उसे रसोई में गिरते खनकते बर्तनों से हो जाता। वह रसोई में ही नहीं होती तो धप धप करके आंगन में कई बार बेमतलब गुजरती। स्वागत की मुस्कुराहट के स्थान पर उसके अधरों पर उपेक्षा का भाव रहता। यदि भास्कर सीधा पत्नी के पास भीतर चला जाता तो माँ कराहती, घिसटती, घुटनों के जोड़ों में दर्द को कोसती, स्वयं कमरे से बाहर बरामदे में आ जाती और कहने लगती, कफ सिरप से खांसी में तो लाभ है, पर जोड़ों के दर्द में कतई फ़ायदा नहीं है। उनसे यह भी कहना कि भूख एकदम कम हो गई है। पूछना, मुनक्के सर्दी तो नहीं करेंगे? फिर वह साड़ी ऊपर उठाकर घुटनों की सूजन पर हाथ फेरने लगती। वसुधा को चाय नाश्ता लाने का आदेश देती। वसुधा कुढ़ जाती। माँ नहीं कहेंगी तो क्या वह नाश्ता नहीं देगी? रात देर तक वसुधा का मूड बिगड़ा रहता। वह कहती कि माँ का बुढ़ापा है, रोग भी है, पर वह नाटक अधिक करती हैं। दिन में खुद 2 बार बाथरूम हो आती हैं, गैस पर पानी गर्म कर लेती हैं, पर भास्कर के आते ही नखरे दिखाने लगती हैं। भास्कर समझाता, बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, जीवन के आखिरी दौर में हैं, जितना बन पड़े सेवा कर लो। वसुधा सुबह जल्दी उठती थी, पर स्कूल जाने में कुछ और काम करने का समय नहीं होता। भास्कर भी सवेरे जल्दी उठता, वसुधा को बेड पर ही चाय देता। उसके बिना तो उसकी आंख ही नहीं खुलती थी। फिर माँ को बिस्तर पर ही हाथ धोने को गर्म पानी देता, उनको बाथरूम ले जाता, शेव बनाकर नहाता धोता और बाजार से दूध का पैकेट और सब्जी लेने चला जाता। उसी समय लौट कर नाश्ता करता और काम पर चल देता। शाम को थका हारा लौटता। चाय नाश्ते के बाद माँ के पास बैठता, उसके जोड़ों पर हाथ फेरता, तेल लगाता, दवा के बारे में पूछता, डॉक्टर की दवाई लाने को कहता। वसुधा तब तक खाना बनाती। भास्कर माँ को गरम खाना खिलाता। अधिक दर्द बताती तो सिकाई करता। उसे बिस्तर पर लिटाकर फिर अपराधी की तरह वसुधा के सम्मुख जाता। वसुधा खाना सामने रखती हुई कहती, मिल गई छुट्टी। सोने जाने से पहले भास्कर फिर एक बार माँ को देख कर आता, दवाई देता। माँ तो यहाँ तक चाहती थी कि भास्कर या वसुधा में से कोई एक रात को उसके ही कमरे में सोए। वह घुमा फिरा कर कहती, रात को आँख खुल जाती है तो बहुत जी घबराता है, कोई पानी देने वाला भी नहीं होता। किसी दिन ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। कोई पास हो तो दर्द बढ़ने पर दवा तो मल सकता है। बाथरूम जाना होता है तो बिजली का स्विच खोलने में दीवार से टकरा जाती हूँ। भास्कर कहता, माँ पुकार लिया करो ना, बराबर के कमरे में ही तो हम सोते हैं। रात भर बिजली खुली रखा करो। पर रोशनी में माँ को नींद नहीं आती थी।
वह आंखों की रही सही रोशनी से भी हाथ धो बैठने का डर बताती। भास्कर की अपनी जिंदगी जैसे कुछ रह ही नहीं गई थी। भरसक दोनों की सेवा करता था, पर कोई भी उससे संतुष्ट नहीं था। वसुधा के लिए कपड़े लाता तो माँ का मुंह टेढ़ा हो जाता। मेरे लिए भी कफन ले आया होता, बढ़िया महंगी दवाएं तो लाता नहीं है। और वसुधा को सदा शिकायत रहती, तुम्हारा सारा वेतन माँ की दवा दारू पर खर्च हो जाता है। और मेरे लिए हाथ तंग। भास्कर के अपने शौक तो जैसे खत्म हो गए थे। उसका जी करता वह दोस्तों में बैठे गपशप करे। जब घर पर कम रहता तो चिक चिक भी कम सुनने को मिलेगी। आखिर कहता भी तो किससे, करता भी तो क्या। फिर कौन दर्द बांटता है। साल भर में भास्कर टूट सा गया था। दिन भर दफ्तर में खपता और शेष माँ व पत्नी में खप जाता। सास बहू का माध्यम बने बने तो वह पिसता चला जाएगा। उसे लगा अब वह अधिक नहीं निभा पाएगा। एक शाम दफ्तर से लौटते समय मोहल्ले के बाहर पार्क का जंगला पकड़कर वह 2 मिनट के लिए रुक गया। बच्चे खेल रहे थे, किलकारी मार रहे थे, दौड़ रहे थे। सबसे अधिक भीड़ झूलों पर थी। तभी उसकी दृष्टि सी सौ पर संतुलन करती 2 छोटी लड़कियों पर पड़ी। स्थिर स्तंभ पर लंबा तख्त लगा हुआ था। एक लड़की एक छोर पर और दूसरी लड़की दूसरे छोर पर बैठी थी। तख्ता किसी पक्षी के पंखों की तरह हवा में लहरा रहा था। एक लड़का पास में खड़ा था। वह कभी एक छोर पर बैठ जाता, कभी दूसरे पर। जिस छोर पर वह बैठता वह नीचा हो जाता और दूसरा हल्का होने के कारण अनायास ऊपर उठ जाता। ऊपर जाती लड़की चीख पड़ती। लड़का खुश होकर ताली बजाता, हंसने लगता। वह कूद पड़ता तो फिर संतुलन हो जाता। वह बारी बारी कभी इधर के कभी उधर के छोर पर बैठकर संतुलन बिगाड़ देता। जिधर वह बैठा होता उस छोर की लड़की स्वयं को सुरक्षित महसूस करती। दूसरी लड़की को अकस्मात ऊपर उठ जाने से गिरने का भय रहता। भास्कर विचार में डूब गया। यही स्थिति तो उसकी है। माँ के पास बैठता तो पत्नीत्व डोलने लगता है और पत्नी के पास रहने में मातृत्व डगमगाने लगता है। यदि वह हट जाए, किनारा कर जाए तो दोनों संतुलित रह सकती हैं। उसे लगा कि असंतुलन का यही कारण है। रात भर वह कुछ सोचता रहा। अगले दिन उसने एक माह की छुट्टी ली और मुंबई में एक मित्र के पास जाने का कार्यक्रम बना लिया। घर पर उसने कह दिया कि उसका मुंबई में तबादला हो गया है। फिलहाल अकेला जाएगा। मुंबई में मकान आसानी से नहीं मिलता। जब मकान की सुविधा हो जाएगी तब पत्नी व माँ को भी ले जाएगा। माँ परेशान हो गई। भास्कर के बिना कैसे काम चलेगा, कौन उसकी सेवा करेगा। बोली, बेटा तबादला रुक क्यों नहीं सकता। तरक्की पर जा रहा हूँ माँ, मार्केटिंग मैनेजर होकर। अवसर छोड़ दिया तो फिर आगे कोई नहीं पूछेगा। सारी ज़िंदगी एनालिस्ट में सड़ते रहना पड़ेगा। वसुधा अलग परेशान थी। कैसे रहेगी अकेली। क्या फिर माँ के साथ या मायके चली जाए। पर स्कूल की जॉब भी थी। कम पैसे मिलते थे तो क्या, समय तो कटता था और घर के खर्च पूरे होते थे। पर लोग क्या कहेंगे, दोस्त रिश्तेदार थूकेंगे। पीछे कहीं माँ दुनिया छोड़ गई तो मिट्टी खराब होगी। रात को आंसुओं से भास्कर की छाती भिगोते हुए उसने भी वही बात कही, तबादला रुक नहीं सकता क्या। और भास्कर ने वही उत्तर दोहराया। आखिर भास्कर चला गया। अगली सुबह वसुधा बिस्तर में ही थी कि सास चाय लेकर आई। वसुधा आश्चर्यचकित आंखें मल मल कर देखती रही। माँ ही थी। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। सास बोली, गर्म पानी करने को गैस जलाई थी, सोचा तेरी चाय भी बना दूं। घंटे भर बाद माँ सब्जी की टोकरी उठाती हुई बोली, ला वसुधा सब्जी ला दूं, तू इतने में स्कूल जाने की तैयारी कर। दोपहर को क्या खाएगी। यहाँ तो ठेले वाला दोपहर को आएगा। वह अभी बासी सब्जी लिए, बेचेगा भी महंगी। मसाला वसाला तो कुछ नहीं लाना है। डॉक्टर को अपना हाल बताकर दवाई भी लेती आऊँगी। वसुधा ने सोए सोए ही 500 का नोट बढ़ा दिया। माँ ने तो बेटे का काम संभाल लिया। वह बुदबुदाई। बाजार से लौटकर माँ अपने घुटनों पर तेल मलने बैठ गई। वसुधा ने जब झाड़ू पोछा किया तो सास का कमरा भी साफ कर दिया।
बिस्तर धूप में डाल दिया। पहले यह काम भास्कर करता था। वसुधा को कमरे में जहाँ तहाँ पड़े थूक बलगम से उबकाई आती थी। आज पहली बार उसे घृणा नहीं हुई। एक सप्ताह में सास बहू में बहुत नज़दीकी आ गई। अब माँ को भास्कर का अभाव नहीं अखर रहा था। कोई तो है उसकी देखभाल को। वसुधा को भी सास से अपनत्व होता जा रहा था। 1 साल का अलगाव धीरे धीरे पिघलता जा रहा था। वसुधा ने अपनी खाट सास के कमरे में ही डाल ली। सास तो जैसे निहाल हो गई। 1 माह बाद भास्कर लौटा। आंगन में घुसते ही उसका चेहरा खिल गया। वसुधा बरामदे में बैठी माँ के घुटनों पर तेल मल रही थी। दोनों के चेहरे तनाव मुक्त थे। दिन भर दोनों में से किसी ने उसकी कोई शिकवा शिकायत नहीं की। भास्कर की माँ से अकेले में बातचीत हुई। वह वसुधा की बार बार खूब प्रशंसा कर रही थी। कह रही थी, खरा सोना है मेरी वसुधा। रात को वसुधा से भेंट होने पर भास्कर बोला, प्लेन में पहाड़ के एक पंडित मिले थे, माँ को जानते हैं, कह रहे थे हरिद्वार भेज दो। वृद्धाश्रम है, सस्ता भी है, लंगर में खा लिया करेंगी। बहुत से बुजुर्ग वहाँ रहते हैं। वसुधा तेवर चढ़ाती हुई बोली, क्या कह रहे हो माँ, क्या हम पर कोई भार है? मैं उन्हें कहीं नहीं भेजने दूंगी, जब तक हैं यहीं रहेंगी। भास्कर की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। अगले दिन उसने घर पर बताया कि मुंबई की जलवायु अनुरूप न होने के कारण उसने इलाहाबाद अपने पुराने पद पर ही तबादला करा लिया है। सास और बहू के मुंह से एक साथ प्रसन्नता से निकला, सच? भास्कर के जीवन का सीसा पूर्ण संतुलित हो गया था। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में और कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।